सीआरपीएफ कांस्टेबल के जो पेपर्स चल रहे हैं, जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं, उन सभी शिफ्टों के आधार पर एक ऐसा एक्सपेक्टेड पूरा मॉडल पेपर साथियों आपके लिए तैयार किया गया है, जिस मॉडल पेपर को अगर आप सीरियस होकर साथियों पढ़ लेते हैं, इसको देख लेते हैं, तो मेरा मानना है कि पेपर आपका बड़ी ही आराम से क्रैक हो सकता है। तो साथियों आपके लिए क्या किया गया है, आपके लिए एक ऐसा पेपर तैयार किया गया है जो आपका संभावित पेपर, ये सभी के सभी पिछली शिफ्ट पर आधारित ऐसे संभावित पेपर हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम लोग वो सवाल देखेंगे जो कि करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जीके जीएस के, उसके बाद रीजनिंग के, और उसके बाद साथियों मैथ को हम लोग देखेंगे। तो पहले तो इन करंट अफेयर के सवालों को आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो फटाफट इनको साथियों अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए। देखिए पहला सवाल है, कह रहे कि हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। तो जिम्बाब्वे देश ने साथियों मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, श्रीलंका की बात चल रही है, यानी कि श्रीलंका देश की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बिल्कुल लिया है, लेकिन किस सरकार ने यह लिया है? तो मैं कहूंगा साथियों बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला देखिए कह रहे कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह सवाल साथियों पूछा जा सकता है। तो 29% की वृद्धि हुई है, थोड़ी बहुत नहीं, ज्यादा साथियों 29% की वृद्धि हुई है। भारत के कॉफी निर्यात में वृद्धि हुई है 29% की। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है। बहुत बड़ी बात है भाई, 33वीं बार संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? तो पश्चिम बंगाल ने जीती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दी, यानी कि कौन सा देश की बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा स्विट्जरलैंड में अब क्या होगा, जो भी महिलाएं हैं और वहां पर साथियों वो पब्लिक प्लेस है, तो पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है, यानी कि वहां पर बुर्का नहीं पहना जा सकता। ये कानून स्विट्जरलैंड में साथियों लागू किया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए कह रहे कि कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो तो किसकी बात चल रही है? एयर इंडिया की बात चल रही है। सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो एयर इंडिया आपको साथियों जवाब के तौर पर बतला देना है। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि वाव थराद ये किस राज्य का नया जिला बना है? तो मैं कहूंगा साथियों ये गुजरात में एक नया जिला बना है अभी हाल फिलहाल में, जिस जिले का नाम क्या है? वाव थराद जिस जिले का नाम है। अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। साथियों देखिए जो भी पेपर में सवाल आ रहे हैं, करंट अफेयर के किन किन टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, जीके के कहां कहां से सवाल लिए जा रहे हैं एग्जामिनर, और रीजनिंग के कैसे सवाल आ रहे हैं, मैथ के कैसे सवाल आ रहे हैं, किन कॉन्सेप्ट पर साथियों सवाल आ रहे हैं, ये सब आपको यहां पर आज की इस वीडियो में साथियों बताया जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि साथियों जो अंत तक लड़ता है वाकई में वही जीतता है। तो आप इस क्लास का हर एक सवाल देखिएगा, अपने जहन में साथियों उसको फीड कीजिएगा, और मेरा मानना है कि पेपर तो आपका बड़ा ही आराम से क्रैक हो जाएगा आपके द्वारा। लेकिन साथियों आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। देखिए कह रहे कि किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये किसकी बात कर रहे हैं? मैं कहूंगा साथियों रक्षा मंत्रालय की बात कर रहे हैं, यानी कि क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने 2025 ईयर को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, यानी कि इसमें सुधार होना चाहिए और आप भी अपने अंदर सुधार लाइए। कह रहे कि भारत किस देश को 1 मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा? तो मैं कहूंगा भारत किस देश को करेगा? तो इंडोनेशिया को करेगा, यानी कि भारत देश अपना इंडोनेशिया को 1 मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की संभाली, यानी कि कमान संभाली? तो किसकी बात चल रही है साथियों? जितेंद्र मिश्रा की बात चल रही है, यानी कि जो वायुसेना भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान है ये किसने संभाली है? जितेंद्र मिश्रा ने संभाली है। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो साथियों किसने जीती है? जू वेंजुन ने जीती है। किसने जीती है साथियों? जू वेंजुन ने जीती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है,
कहा जा रहा है कह रहे कि 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश करेगा साथियों मेजबानी? अपना देश भारत करेगा साथियों इसकी मेजबानी, वेव्स की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कहां पर तमु लोसार पर्व मनाया गया है? भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका में। कहां पर साथियों? नेपाल में तमु लोसार पर्व मनाया गया है। ये भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि सीआरपीएफ के जो महानिदेशक साथियों बने हैं ये कौन बने? यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इनका नाम वितुल कुमार है और वितुल कुमार ही सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। अगला सवाल देखिए कह रहे कि किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? तो किस आईआईटी की बात चल रही है? आईआईटी मुंबई की बात चल रही है। सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला सवाल कह रहे कि वर्ष 2024 में किस राज्य में अपराध में 22% की वृद्धि की गई है? तो किस राज्य का नाम आगे आएगा? तेलंगाना का नाम आगे आएगा। यानी कि 2024 में तेलंगाना में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई। यह भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल कह रहे कि कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है? तो किस देश की बात चल रही है साथियों मुझे बताइए। तो अपने देश भारत की बात ही चल रही है। यानी कि 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा बना है? तो अपना देश भारत बना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर आप्रवासी वीजा जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो मैं कहूंगा अमेरिका ने बनाया। किसने बनाया साथियों? अमेरिका ने बनाया है। अगला देखिए कह रहे के विजयानंद किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो साथियों आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव के विजयानंद बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए अब आपके जीके के साथियों कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं जरा इनको देखिए। यहां से आपके जीके तैयार हो जाएगी। देखिए सवाल में साथियों कुछ नहीं कह रहे कि किसी भी राज्य, क्या साथियों, कह रहे कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही? यानी कि जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है ना साथियों, कि संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है, बिल्कुल सही। यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य चुनाव नहीं कराए जा सकते, तब साथियों लग जाती है, यह बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में तो साथियों राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, नहीं। मैं कहूंगा ए और बी वाला सही है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल कह रहे कि भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए के कितनी पद्धतियां हैं? तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं। एक तो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, एक पद्धति। दूसरी विशेष बहुमत के द्वारा साथियों संशोधन किया जा सकता है, दूसरी पद्धति। और उसके अलावा जो संसद में एक तरीके के जो बहुमत है या जो आधे राज्य के विधानमंडल है, विधानमंडलों के द्वारा अगर साधारण बहुमत की स्वीकृति हो जाती तो भी संशोधन किया जा सकता है। तो कुल मिला के आपको यह ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए 3 पद्धतियां हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए कह रहे कि शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आएगा। तो शहजादा शहरयार आप लोग याद रखेंगे। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक शहजादा। अगला सवाल देखिए, यानी कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी कि रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? तो किसकी बात चल रही है? शेरशाह सूरी की बात चल रही है। यानी कि जो शाही यानी कि रॉयल सड़क बोले तो ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था जिसको जीटी रोड कहा गया है? तो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। देखिए सिंपल सा सवाल और कितना लेंथी कर दिया गया है ना। चलिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम से साथियों दर्शाता है। ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बताइए। चलिए तो क्या साथियों क्रम आपको कुल मिला के यहां पर बताना है क्या? देखिए ये तो पता है कि औरंगजेब यहां पर अंत में आएंगे, तो या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। अगर हम बात करते हैं साथियों यहां पर
देखिए अगर बात करें अकबर की, ठीक है, अकबर की अगर बात करें तो ये इसका शासनकाल साथियों 1556 से शुरू हुआ था। जहांगीर की अगर बात करते हैं तो 1605 से इसका शासनकाल शुरू हुआ था। शाहजहां की बात करें तो 1627 से शासनकाल शुरू हुआ था। और साथियों इसकी अगर बात करें तो लगभग लगभग 1658 से लेकर 1707 तक इसका शासनकाल शुरू हो गया था। ठीक है ना, तो मैं कहूंगा ये तो नहीं होगा, डी वाला साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर टी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए और फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर यानी कि, ठीक है, पोल टैक्स को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है साथियों? जजिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर पोल टैक्स को निर्दिष्ट करने के लिए साथियों वो जजिया कर लगाया जाता था एक तरीके से। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो कौन था साथियों, आपसे पूछा जा रहा है, कुल मिला के मुझे बताइए। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है हैदराबाद के निजाम आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए कह के सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया। तो यहां पर साथियों सालबाई की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर खाली जगह है, मुझे बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मई 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो साथियों क्या कारण था? भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। ये गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन रोकने के लिए मजबूर किया गया, ये कारण था? या गांधी जी की गंभीर रूप से बीमार हो गए थे? या लक्ष्य हासिल करने जाने से पहले पूर्ण हो गया था, आंदोलन पूर्ण हो गया था? तो मैं कहूंगा इसका जो सही कारण होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, 1922 में गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था, ये क्यों लिया था? क्योंकि उस भीड़ ने, असहयोग आंदोलन की भीड़ ने, उसके सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में साथियों आग लगा दी थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में प्रदान नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कब किया गया था? जुलाई 1921 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान सुधार का नाम बताइए। एक सुधार हुआ था जो बहुत फेमस रहा, व्यापकत का सिद्धांत साथियों लागू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि व्यापकत का सिद्धांत ही वो सुधार था जो डलहौजी के द्वारा साथियों लागू किया गया, 1848 में लागू किया गया। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, यहां पर अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट आपसे इतनी करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथियों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भाई टाइप कर दीजिए। जय हिंद का भरे साथियों आप कमेंट करें, लेकिन जय हिंद का एक बार नारा जरूर लगा दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में। चलिए तो बात करते हैं, आयरन चांसलर कहा जाता है, तो किसको आयरन चांसलर कहा जाता है साथियों? ऑटो वॉन बिस्मार्क की अगर बात करते हैं तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को आयरन चांसलर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, यानी कि वो भारत के कौन से राष्ट्रपति रहे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो 1950 से लेकर साथियों 1962 तक रहे ये राष्ट्रपति के पद पर, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो इस प्रकार आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो किस जल डमरू मध्य की बात की गई है? मैगेलन जल डमरू मध्य की बात की गई है, क्योंकि मैगेलन जल डमरू मध्य ही अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि IST यानी कि भारतीय स्टैंडर्ड समय
पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय यानी कि पीकेटी यानी कि आईएसटी और पीकेटी से कितने मिनट आगे है। तो ये तो 30 मिनट आगे है साथियों, आधा घंटा आगे है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निशा अपने ऑफिस से, अब यहां पर साथियों आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो रीजनिंग आ रही है आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में वो आपको आती है, तो आप इन सवालों को देखिए। मेरा मानना है कि आपका ऐसा ही साथियों पेपर आ रहा है रीजनिंग के जैसे मैं यहां पर क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए। निशा अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में सीधे 7 किलोमीटर चलती है। देखिए मैं आपको हर बार बताता हूं, मान लीजिए आप अपने एग्जाम हॉल में बैठे, आपको क्या पता भाई पूर्व किधर है पश्चिम किधर है, तो आप हमेशा इसी डायग्राम को मानेंगे। मान लीजिए आप इधर हैं, आपसे कहा जाए पूर्व तरफ जाइए, तो आपको ऐसे इस तरफ जाना है, यानी कि ये दिशा पूर्व हो जाएगी। ये दिशा क्या हो जाएगी, ये दिशा उत्तर की तरफ हो जाएगी, और ये दिशा आपके साथियों दक्षिण तरफ हो जाएगी, और ये दिशा पश्चिम हो जाएगी। तो यहां पर कहा गया निशा अपने ऑफिस से पूर्व दिशा तरफ जाती है। मान लीजिए उसका ऑफिस ये है, पूर्व जाती है तो ये ऐसे जाती है, पूर्व दिशा में जाती है और 7 किलोमीटर साथियों आगे जाती है। ठीक है, उसके बाद कह रही कि फिर वो बाएं मुड़ती है। बाएं का मतलब होता है उल्टे हाथ पे मुड़ती है, तो वो उल्टे हाथ पे मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है। तो साथियों उल्टे हाथ पे मुड़ गई, ये 5 किलोमीटर चली गई। ठीक है, कहने कि वह फिर दाहिने, दाहिने का मतलब होता है सीधे हाथ पे मुड़ती है, सीधे हाथ पे मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। सीधे हाथ पे मोड़ दिया और 3 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद कह रहे आखिर में वो वह बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। यानी कि वो अपने ऑफिस से किस दिशा में, अब देखिए अपने ऑफिस से, उसका ऑफिस ये है, तो वो किस दिशा में, वो तो साथियों यहां पर, यानी कि ये दिशा साथियों कौन सी कहलाएगी मुझे बताइए। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैंने ये दिशा आपसे पूछी है, तो मुझे बताइए ये दिशा क्या कहलाई जाएगी। तो ये दिशा तो उत्तर पूर्व कहलाई जाएगी। तो मैं कहूंगा ये दिशा क्या कहलाई जाएगी, उत्तर पूर्व कहलाई जाएगी, क्योंकि इधर उत्तर होता है और इधर साथियों पूर्व होता है। तो उत्तर पूर्व कहीं कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, उत्तर पूर्व बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये जिनका भी आंसर बी था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल, अब यहां पर श्रृंखला में गलत संख्या आपको बताना है, कि जैसे कि 2 लिखा हुआ है यहां पर, उसके बाद 8 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 32 है और उसके बाद 54 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा रूल के अकॉर्डिंग संख्या नहीं है, कौन सी संख्या गलत यहां पर साथियों आई है। तो देखिए 2 से 8 बनाया गया, तो मैं कहूंगा यहां पर 6 प्लस किया गया है। 8 से 18 प्लस किया तो 10 प्लस किया गया। 18 से 32 हुआ है, तो मैं कहूंगा यहां पर साथियों 14 प्लस किया गया है। ठीक है ना। अब 32 से यहां पर 54 हुआ है, तो कितना प्लस किया गया जरा देखिए, 2 और साथियों 2 यानी कि 22 प्लस किया गया। तो अब एक काम ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 6 से 10 हुआ, 4 बढ़ाया गया है, 10 से 14 हुआ है, 4 बढ़ाया गया। तो यहां पर भी साथियों 4 बढ़ाना चाहिए था, यानी कि यहां पर ये 22 नहीं आना चाहिए था, 18 आना चाहिए था। यानी कि 32 में 18 हमें जोड़े जाना चाहिए था। तो 32 में अगर आप 18 जोड़ते हो तो कितना आता है साथियों, आपका 50 आता है। तो यहां पर 54 नहीं बल्कि 50 आना चाहिए था। तो कुल मिला के गलत संख्या कौन सी है, गलत संख्या ये 54 है। 54 गलत संख्या है, तो 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गए, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे इन सभी सवालों को। अब यहां पर साथियों देखिए कथन है और निष्कर्ष है, यानी कि कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपके सामने आ चुका है। तो कहा जा रहा है कि कोई तंत्रिका धमनी नहीं है। तो मान लेते साथियों कोई ये तंत्रिका जो है ना, ये कोई तंत्रिका धमनी नहीं है। ठीक है, कोई तंत्रिका धमनी नहीं है। करके कोई भी पात्र वाल्व नहीं है। तो कोई भी साथियों पात्र जो होगा ना, कोई भी पात्र जो होगा ना, वो साथियों वाल्व नहीं है। ठीक है, अब कथन निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत। करे कुछ धमनियां तंत्रिका नहीं है। देखिए कुछ धमनियां तंत्रिका नहीं है, सवाल में हमें बताया था कि कोई भी तंत्रिका धमनियां नहीं है। तो ये भी हो सकता है कोई भी तंत्रिका धमनियां नहीं है, तो कुछ तंत्रिका धमनियां नहीं है, ये सही हो जाएगा। और अगर ये कहा जाए कि कुछ धमनियां तंत्रिका नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। कुछ पात्र वाल्व नहीं है, हमें बताया गया था कि कोई भी पात्र जो है ना, वो कोई भी पात्र वाल्व नहीं है, ये सही है। अगर ये होता कोई भी पात्र वाल्व नहीं है, ये हो जाए कुछ पात्र वाल्व नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। तो कुछ पात्र वाल्व नहीं है, ये भी सही है, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके बिल्कुल सही हैं। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। देखिए यानी कि QRST यू विभिन्न लंबाइयों के ये 5 व्यक्ति, इनकी लंबाइयां अलग अलग हैं।
यानी कि Q लंबा है U से, तो Q लंबा है साथियों U से, ठीक है। यानी कि S नाटा है R से, ठीक है। अच्छा 5 लोग हैं यहाँ पर, तो 5 पोजीशन बना देता हूं मैं, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई, 5 पोजीशन मैंने यहाँ पर साथियों बना दी। चलिए, तो अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कह रहे कि इस नाटा है R से और सबसे नाटा नहीं है, ठीक है। इस नाटा है R से, तो इस नाटा है R से, तो मान लीजिए साथियों इस नाटा हो गया R से, ठीक है। ये मैंने बना दिया, यानी कि R लंबा है और इस उससे छोटा है, इसका मतलब यही तो होगा, इस नाटा है R से लेकिन सबसे नाटा नहीं है, ठीक है। यानी कि इस जो होगा साथियों ये सबसे नाटा भी नहीं होगा, यानी कि T दूसरा सबसे नाटा है, यानी कि सबसे नाटा तो ये हो जाएगा। तो दूसरा सबसे नाटा, एक काम आप ये करिए, ठीक है, एक काम आप ये करिए, यहां पर एक बढ़ा लीजिए और इसको साथियों हटा दीजिए, इस वाले को हटा दीजिए। अभी भी साथियों 5 व्यक्ति हैं, तो टी दूसरा नाटा है, पहला नाटा ये होगा, टी जो है ना वो दूसरा सबसे नाटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आर लंबा है टी से लेकिन नाटा है क्यू से, तो आर किधर गया, आर लंबा है टी से, बिल्कुल सही, लेकिन नाटा है, ठीक, लेकिन टी से नाटा है, ठीक है ना, लेकिन टी से नाटा है। क्या कहा जा रहा है, आर लंबा है टी से, आर लंबा है टी से, ठीक है, टी से, लेकिन नाटा है क्यू से, ठीक है। लेकिन ये नाटा जो है ना, नाटा क्यू से है, तो टी से, ठीक है, मतलब टी से नाटा है, मतलब टी नाटा है, एक तरीके से कहा जा रहा है। तो क्यू साथियों कुल मिला के आपका यहां पर आ जाए, क्योंकि यही जगह आपकी बची हुई है, तो क्यू आर एस टी बचा के यू, तो यू जाहिर सी बात है यहां पर आ जाएगा। तो कितने लोग आर से नाटे हैं परंतु लंबे हैं, क्या साथियों, क्या लिखा हुआ है, यानी कि कितने लोग आर से नाटे हैं परंतु यू, यहां पर यू आएगा, परंतु यू से लंबे हैं। तो आर से नाटे तो 2 लोग हैं और यू से लंबे भी 2 लोग हैं, तो मैं कहूंगा 2 आपका जवाब हो जाएगा, 2 ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि ई जी आई से जैसे डी ई जी बनाया गया, उसी प्रकार के एम ओ से कौन से 3 लेटर यहां पर आ सकते हैं साथियों, मुझे बताइए। देखिए ये ई से डी हुआ है, तो यहां पर 1 घटाया गया है, ठीक है। जी 7 पर होता है, ई 5 पर होता है, यानी कि 2 घटा दिया गया, और आई 9 पर होता है, जी 7 पर होता है, यहां पर भी साथियों 2 घटा दिया गया। कि यही लॉजिक हम इसमें साथियों अप्लाई करेंगे। देखिए अगर इसमें से 1 घटाएंगे तो मैं कहूंगा यहां पर जे आ जाएगा, ठीक है। इसमें अब 2 घटाएंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, तो आपका के आ जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर 2 घटाएंगे तो एम आ जाएगा। क्या जे के एम कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल जे के एम ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर मेरे आंसर से पहले था, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई आपका, मतलब आपको आंसर मुझसे पहले ही देना होता है, देना ही है, देना है, क्योंकि मुझे तो ज्यादा समय लगता है, आपको समझाना भी तो होता है, एक एक चीज आपको बारीकी से सब कुछ समझाते हुए चलता हूं। तो मेरी टक्कर मत लीजिए, ना सोचिए कि भाई सर के बाद आंसर, नहीं, आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप उसको समझो, उसको समझ सकते हो आप, लेकिन आप कोशिश यही किया करो कि मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश किया करो। अब जैसे कि ये सवाल है, कहने के सी ई जी से यहाँ पर एक्स वी टी आया है, तो आपको बताने कि आई के एम से यहाँ पर कौन से 3 लेटर साथियों बन सकते हैं, मुझे बताइए। चलिए अब देखिए, सी से एक्स हुआ है और ई से बी हुआ है, जी से टी हुआ, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई है, विपरीत लेटर्स यहाँ पर साथियों आई हैं। जैसे कि ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत साथियों वाई होता है, सी का विपरीत एक्स होता है, डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार आपको और चीजें मैं बता देता हूं, जैसे कि शर्ट और गेज। अब यहां पर अगर बात करें, जेड का विपरीत ए का विपरीत जेड, जी का विपरीत टी, टी का विपरीत जी, आई का विपरीत आर और एस का विपरीत एच। उसी प्रकार ये जी का विपरीत क्या है, जी का विपरीत टी है, तो देखिए जी का विपरीत टी हो गया यहां पर, ठीक है। अब देखिए साथियों, एक होता है एम का विपरीत एन और एन का विपरीत एन, उसके अलावा एल का विपरीत ओ और वी का विपरीत ई, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें, आई का विपरीत क्या है, आई का विपरीत आर है, तो यहां पर आर आ जाएगा। एक होता है पी के मूवी देखी होगी, पी का विपरीत के हो जाएगा, तो के का विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और एक देखिए एम का विपरीत एन, तो यहां पर एन आ जाएगा। तो कुल मिला के आर पी एन कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, आर पी एन ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये अच्छा सवाल है साथियों। कहने के नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन 1 और 2 शामिल हैं, ठीक है। कहने कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं या प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए तो प्रश्न आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि 5 मित्र हैं सी डी ई एफ जी, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, पंक्ति की बाईं छोर पर कौन बैठा है। यानी कि 5 मित्र हैं, जो सबसे बाईं छोर पर बैठा होगा वो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, कौन बैठा है। देखिए मान लेते हैं 5 लोग हैं,
ठीक है, 1 2 3 4 और एक ये 5 हो गए। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है, यानी कि ई और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, सी छोर के अंत में नहीं है, कह रहे कि एफ और डी बिल्कुल साथ हैं, जी एफ की बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो कहा जा रहा है साथियों जी जो है ना एफ के बाईं दूसरे स्थान पर है। मान लीजिए एफ हमने यहां पर बैठा ला, तो एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन, यानी कि यहां पर साथियों जी आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर अगर बात करें एफ और डी बिल्कुल साथ हैं, यानी कि अगर एफ यहां पर है साथियों तो मैं कहूंगा यहां पर डी आ जाएगा, या तो यहां पर डी आ जाएगा या यहां पर डी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहने के एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है, ई और सी के बीच में बैठा है, सी छोर के अंत में नहीं है। तो साथियों सी छोर के अंत में नहीं है ये कहा जा रहा है। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, एक काम करिए, ठीक है, ई अगर आप यहां पर बनाकर देखें ई और सी, देखिए ई और सी के बीच में एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है, ई और सी के बीच में हमने बैठा दिया जी। सी छोर के अंत में नहीं है, सी छोर के अंत में नहीं है, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। यानी एफ और डी बिल्कुल साथ में बैठे हैं, एफ और डी बिल्कुल साथ में बैठे हैं। तो एक काम करिए साथियों, अगर यहां पर हम एक बढ़ा देते हैं और यहां से हम एक इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो हो गया एफ और डी बिल्कुल साथ में बैठे, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर जी है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 5 लोग थे, पांचों को आपने बैठा दिया ई जी सी एफ डी। तो सवाल में आपसे कुल मिला के पूछा क्या जा रहा था कि मतलब ये इन दोनों से आंसर निकल सकता है या सिर्फ एक से। तो मैं कहूंगा साथियों कि कथन एक और कथन दोनों के तथ्य मिलाकर प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त होंगे, यानी कि सिर्फ कथन एक से जवाब आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सवाल में पूछा गया था कि पंक्ति की बाईं छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति की बाईं छोर पर साथियों ई बैठा है। ई बैठा है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, एक विशेष कोड भाषा में 6 को 2 लिखा जाता है। क्या साथियों 6 को यहाँ पर 2 लिखा गया है और 9 को यहाँ पर 3 लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में 18 को साथियों क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए 6 है, जैसे कि ये 6 है तो 6 को 2 कैसे लिखा जाएगा। अगर इसकी भाग हम 3 से कर दें तो साथियों इसको 2 लिखा जा सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर 9 है, 9 को यहाँ पर 3 कैसे लिखा जा सकता है, जब इसकी भाग हम 3 से कर दें, 3 एकम 3, 3 3 9 तो 3 आ सकता है, 3 आ सकता है। अब 18 है, 18 को साथियों क्या लिखा जा सकता है, इसकी भी भाग अगर हम 3 से करेंगे तो 3 छंग 18 हो जाएगा, यानी कि 18 को 6 लिखा जा सकता है। तो 6 किस ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाले में है, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राम बिंदु ए से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है और अपने बाएं मुड़ जाता है। तो मान लीजिए साथियों अभी यहां पर है साथियों, क्या राम यहां पर है और बिंदु ए से पूर्व दिशा में साथियों 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर चला दिया, कहने के बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। तो साथियों इसको बाएं मुड़ा दिया और 10 किलोमीटर ये चल गया। ठीक है, कहने के वो फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है साथियों और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कहने के अब वो दाएं मुड़ता है और सी पर पहुंच जाता है। क्या साथियों दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं क्या लिखा हुआ है, इधर गया और 2 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ जाता है और पहले बिंदु सी पर पहुंचता है। ठीक है, पहले बिंदु सी पर पहुंचता है, सी पर पहुंच गया और कहने फिर वो 4 किलोमीटर चलता है, बिंदु डी पर पहुंचता है, 4 किलोमीटर जाता है और ये बिंदु यहां पर डी आ जाता है। यानी कि अगर ई बिंदु डी और सी का मध्य है, यानी कि डी और सी का मध्य है ये, तो यहां पर साथियों ई है, इनका कहने का मतलब है। यानी कि तो बिंदु ए से ई तक उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो कितनी दूरी उसने तय की, ठीक है, कहने के ए और ई यहां तक दूरी आपको बताना है। देखिए 5 हो गया, 5 और ये 10 तय की, ठीक है, और फिर ये साथियों 2 तय की उसने, और फिर ये ऊपर यहां तक जाने के लिए 2 तय की, तो मैं कहूंगा 15 और 4 19 किलोमीटर की साथियों उसने दूरी तय की। तो 19 किलोमीटर की दूरी कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल, कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न को कथनों को पढ़िए और उत्तर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। तो कौन कौन से साथियों तर्क मजबूत हैं, कथन को आपको पढ़ के बतलाना है। कह रहे कि क्या भर्ती प्रक्रिया में मनोमितीय परीक्षण का अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि क्या भर्ती प्रक्रिया में मनोमितीय परीक्षण करना अनिवार्य। मनोमितीय परीक्षण साथियों क्या होता है, जैसे कि जो मानसिक क्षमता जहां पर देखी जाती है ना, जहां पर किसी की मानसिक क्षमता चेक करी जाती है या किसी का साथियों व्यवहार चेक किया जाता है, उसको ही एक तरीके से कहा जाता है मनोमितीय परीक्षण। तो क्या भर्ती करते समय ये सब चीजें देखना चाहिए, तो कहने के हाँ भैया देखना चाहिए। क्या हाँ देखना चाहिए,
हमें इस काम के लिए ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना है जो दबाव की स्थिति में भी स्पष्ट निर्णय ले सके। ये बात बिल्कुल सही है। जब मानसिक क्षमता, व्यवहार उनका अच्छा होगा ना, तो उनके ऊपर जितना भी प्रेशर हो, उनकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि नहीं, ये सारी परीक्षाएं नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अधिकतर उम्मीदवारों को अलग कर देता है, अतः बेरोजगारी बनी रही। तो ऐसा थोड़ी ना भाई, इंसान लेगा तो अपने, जो भी एम्प्लॉय लेगा वो बेस्ट ही तो लेगा, उसका व्यवहार भी अच्छा हो, मानसिक क्षमता भी अच्छी हो। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि केवल तर्क एक मजबूत है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है और यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि उस विकल्प का चयन करिए जो दूसरों से अलग है। यानी कि 4 चित्र आपको यहां पर दिए गए हैं, एक चित्र इसमें से, तीनों में से अलग है, वो चित्र आपको बताना है साथियों। बताइए। तो देखिए, एक वर्ग है और वो लाइनिंग तो सभी में सेम बनी हुई है, और एक गुलदस्ता टाइप का है, इसमें भी वही चीज है, इसमें वही चीज है, इसमें भी क्या वही चीज है। अच्छा, यहां पर एक चीज देखिए कि यहां पर एक आपको सर्किल दिख रहा होगा, यहां पर भी एक सर्किल दिख रहा होगा, गोला एक, और यहां पर भी गोला दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर कहीं पर एक गोला नहीं दिख रहा है। तो ये सबसे अलग हो जाएगा, सबसे विषम हो जाएगा, और यही आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, कह रहे कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शीला ने कहा, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए शीला कह रही है, शीला क्या कह रही है साथियों? कह रहे हैं कि शीला कह रही है कि वह मेरे पिता के बेटे का भाई है। ठीक है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शीला ने कहा कि वो जो है ना, वो लड़का जो है ना, वो लड़का मेरे पिता के बेटे, देखिए मेरे पिता के बेटे कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। शीला का भाई हो जाएगा, पिता का बेटा। अच्छा, भाई का भाई है तो तब भी तो शीला का वो भाई ही हो जाएगा। उस लड़के का शीला से क्या संबंध है? शीला उसको भाई ही कहेगी, क्योंकि भाई का भाई है वो। तो कुल मिला के भाई कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, यहां से अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं मैथ के। तो साथियों, जिनको भी मैथ से डर लगता है, तो मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा सवाल यहाँ पर मैथ के करवाने वाला हूँ। इन सवालों को आप लोग देखिए। कह रही कि एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुल 55 मिनट में 3 समान दूरियां तय कर लेती, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? यानी कि जो उसने इस चाल से दूरी तय की, जो इस चाल से तय की, जो इस चाल से तय की, इन तीनों दूरियों की अगर बात करें तो कुल दूरी कितनी रहेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। कभी भी अगर साथियों ऐसा सवाल आए ना, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, जो दूरी है, जैसे कि मान लीजिए इसने जो इस चाल से दूरी तय की, तो दूरी वो कितनी हो गई? ठीक है, प्रत्येक दूरी की अगर बात करते हैं वो x मान लेते हैं। क्या? प्रत्येक दूरी की अगर बात करें साथियों तो x मान लेते हैं। तो ये दूरी हो गई, और दूरी बटा चाल, क्या मान लीजिए दूरी ये है और चाल ये है, तो आपको समय यहां से मिल जाएगा प्लस। अब और देखिए, ये क्या हो जाएगी साथियों? ये दूरी हो गई, ठीक, ये इसके लिए दूरी, इसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी अलग है, ये चाल, ये आपका समय हो गया। अरे भाई, दूरी बटे चाल समय ही तो होता है, तो एक ये समय, एक ये समय, इन तीनों के द्वारा चला गया, हमें समय पता चल जाएगा। और ये x बटे यहाँ पर 15, और यहाँ पर कुल मिला के समय भी दे रखा है करके, इतनी से रफ्तार से अगर चलती है तो कुल 55 मिनट का समय लगता है। तो 55 मिनट का समय लगता है, इसको घंटे में बदलने के लिए हम साथियों यहाँ पर 60 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर बात करें, अब इसको साथियों आपको करना है सही तरीके से। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका साथियों, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 5 का, 10 का, और साथियों यहाँ पर 15 का। तो इसको अगर हम साथियों किससे 2 से कट करें, एक सेकेंड, 2 से कट करें, 2 से कट करें तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 15 का 15 आ जाएगा। 3 से कट करें, 5 5 और 5 आ जाएगा। अब 5 से कट करना पड़ेगा, 3 दूना 6, 6 पंजे 30, यानी कि 30 कुल मिला के आ जाएगा। अब देखिए, अब आप इसको पता कैसे कैलकुलेट करेंगे? बटे में तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, लेकिन 5 की भाग 30 से करोगे तो 5 छंग 30 यानी कि 6x आएगा, 10 तिया 30 यानी कि 3x आएगा, 15 दूना 30 यानी कि 2x आएगा। बराबर कितना हो गया? बराबर 55 बटे यहाँ पर 60 हो गया। इसको अगर कैंसिल करें, इससे 2 से आ जाएगा, 30 से कम 30 दूना 60 हो जाएगा। 2 से ये कट होगा नहीं, 2 से ये साथियों कट होगा नहीं। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 और 3 9, ये 11x हो जाएगा। 11x बराबर 55 बटे 2 आ चुका है। 11 एकम 11, 11 पंजे 55 आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 2.5 यहाँ पर कुल मिला के आ जाएगा। अब x बराबर साथियों आपको पता चल गया कितना है, लेकिन कुल दूरी आपसे पूछी जा रही है, कुल दूरी कितनी है? ये तो साथियों एक की दूरी है। अरे भाई, इसकी भी x होगी, इसकी भी x होगी, इसकी भी x होगी, यानी कि 3x कुल मिला के दूरी होगी। तो
तो 3x और x बराबर क्या है 2.5, तो 3 गुणा 2.5 कितना हो जाएगा साथियों 7.5 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 7.5 किलोमीटर कुल दूरी कहलाई जाएगी। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल कह रहे कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलती है और 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई का पता लगाइए। क्या आपका जवाब हो सकता है साथियों बताइए। देखिए यहां पर कहा गया है, क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि ट्रेन की लंबाई, क्या यहां पर कहा गया है सवाल में कि जो ट्रेन की लंबाई है वो, और साथियों प्लेटफॉर्म की लंबाई कहां पर गया, प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, ट्रेन की लंबाई और साथियों प्लेटफॉर्म की लंबाई, यहां पर प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर बताई गई है, ठीक है भाई बराबर बताई गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए ट्रेन की लंबाई भी साथियों एक्स मान ले, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी एक्स मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो सत्य अगर बात करें आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय होता है। तो ट्रेन की लंबाई आपको पता लगाना है, ठीक है, यानी कि एक्स का मान आपको पता लगाना है। देखिए दूरी क्या है, दूरी पता क्या है, दूरी होता है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि एक्स प्लस एक्स आ जाएगा और फिर चाल आ जाएगा और गुणा समय आ जाएगा। तो x प्लस एक्स ये दूरी हो गई बराबर चाल कितनी दे रखी है यहां पर साथियों 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखी है, और समय कितना दे रखा है साथियों यहां पर, हाँ 1 घंटा समय दे रखा है। तो 1 घंटा समय दे रखा है, 1/60 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा, 60 मिनट थोड़ी ना लिखोगे, ठीक है। चलिए तो कुल मिला के ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर होगी। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए अब ये आपका 2x हो जाएगा बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3×3 = 9, 3×2 = 6 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर साथियों 3 बटे यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के एक्स हमें पता लगाना था, ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई एक्स है, और एक्स बराबर कितना आ गया 3/4 आ गया। तो 3/4, ठीक है, इसको मीटर में अगर आप बदलोगे तो इसको 1000 से आप साथियों गुणा करा दोगे। अब कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका 250 आ जाएगा, 250 गुणा 300 कितना हो जाएगा 750 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो 750 मीटर ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।